बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीसा हेयर। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है। अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन करें तो इट स्टडीज़ द केमिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बिहेवियर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। कि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट केमिकल चेंजेस या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं कि कैसे वो बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर अंडरगोइंग एंड व्हाट टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसिंग। तो सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स आर डिस्कस्ड इन बायोकेमिस्ट्री। अगर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स को देखें तो हम लोगों को 4 तरह के मेजर बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। इनमें से आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इनको वन बाय वन हम लोग इनका जनरल सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी कहते हैं, इसलिए कि हम लोग इनके स्ट्रक्चर में पॉली और मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो एक इनके स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, जिसको या तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखें तो हम लोगों को एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में हम लोग कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ये जो एटम्स होते हैं ये लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करें तो मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। ओलिगोसेक्राइड्स आ जाते हैं, जिसकी एग्जांपल में लैक्टोज और सुक्रोज आ जाता है। जब हमारे पास 2 से लेकर 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमें ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स देते हैं। अप टू 9 मोनोसेक्राइड्स, जब तक 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स जब हम लोग आपस में कंबाइन हो रहे होंगे तो वो हमें ओलिगोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर देंगे। लेकिन जब हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की तादाद बढ़ जाएगी, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में ग्रेटर देन 10 हो जाएगी, तो वो पॉलीसेक्राइड्स के अंदर उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे और इसकी एग्जांपल में ग्लाइकोजन और स्टार्च आते हैं। अब जो 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं या आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम लोग अब कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स अपनी फूड में लेते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पॉलीमर्स होते हैं या लार्जर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, उनको हमारी बॉडी या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आगे से मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, और फिर उस ग्लूकोज की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है हमारे सेल्स के अंदर, और फिर हमारे पास एज अ रिज़ल्ट एटीपी प्रोड्यूस होता है, जो कि जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स एज अ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। अगर हम लोग प्लांट्स की सेल वॉल्स को देखें, प्लांट्स के अंदर जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल्स की अगर कंपोजिशन अगर हम लोग चेक करें तो वहाँ पर सेलुलोज हम लोगों को काफ़ी तादाद में नज़र आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसकी एक और एग्जांपल हम लोगों को आर्थ्रोपोड्स की एक्सोस्केलेटन में नज़र आती है। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है और काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। फिर हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग देखें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो उसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, और ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स डिफरेंट सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं और हमें लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स दे रहे होते हैं। अगर हम लोग अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखें तो एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है जिसके दोनों साइड पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बोक्सिल है, जबकि दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अमाइनो ग्रुप बोलेंगे। एक तरफ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा और आर साइड चेन होगी। अब आर हमारे पास एक वेरिएबल साइड चेन है, यहाँ पर कोई भी
किसी भी तरह का एटम या कंपाउंड अटैच हो सकता है। ये सिंपल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर हम लोग ग्लाइसिन में देखें तो R की जगह सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जबकि हम लोग ट्रिप्टोफैन में देखें तो वहाँ पर हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर जो चीज़ वेरी कर रही होती है वो R साइड चेन ही है। अब हम लोग प्रोटीन्स के एग्जांपल्स में देखें तो एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, एक्टिन्स एंड म्योसिन वगैरह कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। फिर अगर हम लोग देखेंगे जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते कैसे हैं, तो जो दो अमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो मोनोसेक्राइड्स कौन से बॉन्ड से लिंक कर रहे थे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। जबकि अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर हम लोग प्रोटीन के फंक्शंस को देखें तो इनका स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि स्किन, नेल्स और हेयर हो गया। इसके अलावा एज अ ट्रांसपोर्टर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इनका इम्यूनिटी में रोल होता है, क्योंकि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन्स जो होते हैं प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा इनका मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। फंक्शनल प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि एक्टिन एंड म्योसिन हो गया, जो कि हम लोगों को मूवमेंट में हेल्प करते हैं और हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव रोल होता है इनका, जितने भी एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, जैसे कि कैटालेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन एक्सेट्रा, लाइपेज, सो दे ऑल आर प्रोटीन इन नेचर. So various certain hormones in body are also protein in nature, such as insulin and glucagon. So insulin lowers the blood glucose level, while glucagon increases the blood glucose level. So if we look at lipids, then they are hydrophobic in nature and are non-polar. लिपिड्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं. हेट्रोजीनियस के वैरायटी ऑफ लिपिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. अगर हम लोग देखें कि प्रोटीन्स को देखें या कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, तो वहाँ पर क्या है, एक मोनोमर है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड और मोनोसेक्राइड, जो कि मिलकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. लेकिन लिपिड्स में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती. लिपिड्स की एक वैरायटी ऑफ लिपिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और किसी एक कंपाउंड को हम लोग उनका मोनोमर नहीं कह सकते. अब इन लिपिड्स की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इनका नॉन पोलर होना, हाइड्रोफोबिक होना. इसकी बेसिस पे हम लोग इनको लिपिड की कैटेगरी के अंदर रखते हैं. अब लिपिड्स में हम लोगों को कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बायोमोलिक्यूल्स. इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट कॉमन लिपिड है वो ट्राइग्लिसराइड्स है. अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है. अब हमारी बॉडी में दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें हम लोगों को कार्बन की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाई होती है और सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे होते हैं. और ये हमारे पास मोस्टली सॉलिड लिपिड्स में होते हैं, जैसे कि घी हो गया हमारे पास. उसके अलावा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती. और कार्बन जो है वो 4 एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता और वहाँ पे हम लोगों को डबल और ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहे होते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं और ये हम लोगों को ऑयल्स वगैरह में ये प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा जो लिपिड्स की एग्जांपल हैं उनमें फास्फोलिपिड्स, वैक्सेस, स्टीरॉइड्स आ जाते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स इनकी कॉमन एग्जांपल है. अगर हम फंक्शंस देखें लिपिड्स के, तो ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर रहे होते हैं. लिपिड्स से जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है वो एज़ कम्पेयर टू उसकी अमाउंट एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती है. इसके अलावा ये हमारे सेलुलर मेम्ब्रेन का बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड. हमारी मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि लिपिड बायलेयर बनाते हैं, वो लिपिड्स से ही मिलकर बनी हुई होती है. फॉस्फेट ग्रुप भी उनके साथ अटैच होता है. इसके अलावा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है हमारी मेम्ब्रेन में, जो कि फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा होता है. इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया इन ह्यूमंस, वाइल ऑक्सिन्स इन प्लांट्स, दे ऑल आर लिपिड इन नेचर. इसके अलावा इंसुलेशन में बहुत सारे एनिमल्स की स्किन के अंदर जो है वो एक फैटी लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड्स की, तो वो हमारे पास इंसुलेशन का काम कर रही होती है.
फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है और ये पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए जिनको हम कहते हैं। अगर हम लोग देखें आरएनए को, तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, और एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, वन ऑफ अमंग दीज फोर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। कोई भी एक जो है नाइट्रोजीनियस बेस राइबोस शुगर के साथ डायरेक्टली अटैच होगी। फिर फास्फेट ग्रुप होगा। अगर हम लोग डीएनए को देखें तो डीएनए जो है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, और उसमें क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, वन ऑफ दीज नाइट्रोजीनियस बेस एंड देन फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम लोग डीएनए और आरएनए के डिफरेंस की बात करें तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर है और हमारे पास यूरासिल बेस होती है एज ए रिप्लेसमेंट टू थायमिन, वाइल इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और थायमिन बेस प्रेजेंट होती है एज एन अल्टरनेटिव टू यूरासिल। अगर हम फंक्शंस को देखें डीएनए और आरएनए को, तो डीएनए को हम लोग एज अ हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। मतलब इसके अंदर हमारी हेरिडिटरी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती है, और जितने भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर बननी हो या जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो सारे का सारा कौन सा प्रोसेस कंट्रोल कर रहा होता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो वो उसमें क्या होता है कि हमारे पास आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बनता है, आरएनए की डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है इनटू मैसेंजर आरएनए, और फिर वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारी बॉडी के इनसाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो कैरी हो रहे होते हैं। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो बायोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंडर दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हम स्टडी करते हैं, कि कैटाबोलिज्म और एक है एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर पॉलीमर्स इनटू देयर मोनोमर्स। फॉर एग्जांपल इफ अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू स्मॉलर मोनोमर्स दैट इज़ ग्लूकोज, वाइल इन एनाबोलिज्म हमारे पास स्मॉल मोनोमर्स मिलकर एक बड़ा पॉलीमर दे रहे होते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहे होते हैं। अगर जैसे कि ग्लूकोज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म ग्लाइकोजन, तो इस प्रोसेस को हम एनाबोलिज्म कहेंगे। अब कैटाबोलिज्म को हम डाइवर्जेंट प्रोसेस कहते हैं और एनाबोलिज्म को हम लोग कैटाबोलिज्म को हम कन्वर्जेंट प्रोसेस कहते हैं और एनाबोलिज्म को हम डाइवर्जेंट प्रोसेस कहते हैं। वो हम क्यों कहते हैं, वो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं। प्रोटीन्स जी कैटाबोलाइज हो रहे हैं अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे मोनोसैकेराइड्स में, और लिपिड्स इन केस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल में। अब ये तीनों जो हमारे पास मोनोमर्स प्रोड्यूस हुए हैं ये फर्दर आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर शामिल सिट्रिक एसिड साइकिल के प्रोसेस में एंटर होगा, और फिर एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। अब कैटाबोलिज्म को कन्वर्जन प्रोसेस हम क्यों कहेंगे, कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स आर गिविंग अ सिंगल कॉमन प्रोडक्ट दैट इज़ एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, और ये हमें एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो तभी हम लोग इसको कन्वर्जन प्रोसेस कहेंगे। जबकि एनाबोलिज्म जो कि इसका रिवर्स होता है उसको हम लोग डाइवर्जन प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि हमारे पास वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बाय यूजिंग स्मॉल नंबर ऑफ। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। आगे हम लोग सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोग ईच बायोमॉलिक्यूल को इन अ मोर कम्प्रिहेंसिव वे डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये पसंद आई हो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।